नया दिन, नई खबर, हर बड़ी खबर पर हमारी नजर, खबर जिसका हम पर, आप पर और देश की सियासत पर होगा असर। और इस बड़ी खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा, क्योंकि यह है जनता का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन। अखाड़ा में आज सबसे पहले बड़ी खबर अफगानिस्तान से, जहां की पंजशीर घाटी पर कब्जे की लड़ाई और तेज हो गई है। अमरीकी फौज के अफगानिस्तान से लौटते ही तालिबान ने अपना पूरा जोर पंजशीर प्रांत के कब्जे में लगा दिया है। हालांकि पंजशीर में तालिबान पस्त नजर आ रहा है। तालिबान के एक लड़ाका टुकड़ी कल से ही पंजशीर इलाके में घुसने की कोशिश कर रही है, मगर उसे कामयाबी हासिल नहीं हो सकी है। नॉर्दर्न अलायंस के गढ़ पंजशीर में तालिबान को मुंह की खानी पड़ी है। खबर है कि रेजिस्टेंस फ्रंट यानी एनआरएफ के लड़ाकों के साथ हुई झड़प में कई दर्जन तालिबानी लड़ाके मारे भी गए हैं और कई एनआरएफ के कब्जे में भी हैं। इतना ही नहीं, तालिबान लड़ाकों की तरफ से पंजशीर में एक पुल उड़ाने की भी खबर है। दावा किया जा रहा है कि नॉर्दर्न अलायंस के साथ लड़ाई में दर्जनों तालिबानी लड़ाके मारे गए और इतने ही घायल भी हुए हैं। पूरे अफगानिस्तान में सिर्फ पंजशीर तालिबान के कब्जे से दूर है। यहाँ पर नॉर्दर्न अलायंस अहमद मसूद की अगुवाई में तालिबान के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है और तालिबान के लिए पंजशीर की लड़ाई नाक की लड़ाई बन गई है। नीरज जुड़ रहे हैं हमारे साथ डिटेल्स के साथ फोन लाइन पर। नीरज, ये वही इलाका है जिस पर ना रूस कब्जा कर सका और ना 96 से 2000 के बीच में तालिबान कब्जा कर सका। इस जगह में घुसना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है, ऐसा लग रहा है। और अब की बार तालिबान ने दो जगह से, दो फ्रंट से कोशिश की, दोनों तरफ से पस्त हुए हैं। बिल्कुल आनंद, और एक फ्रंट से माना जाता है कि पंजशीर में घुसना आसान है, दूसरे फ्रंट से भी इन लोगों ने कोशिश की थी लेकिन वहां से नाकाम रहे। पूरा इलाका देखिए, आप भी जानते हैं कि पूरा इलाका पर्वतीय है, पहाड़ी इलाकों से ढका हुआ है, इसलिए वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। और पिछली बार तालिबान को इस बात का अंदाजा है कि 1996 से 2001 के बीच जब नॉर्दर्न अलायंस सक्रिय था और बाद में जब अमेरिकी मदद मिली नॉर्दर्न अलायंस को, तो तालिबान को कुचलने में, तालिबान को हराने में महीने भर का वक्त लगा। तो तालिबान ये समझता है कि अगर नॉर्दर्न अलायंस को वहां जिंदा रखा गया पंजशीर में, तो आने वाले वक्त में वो सरकार चलाने के अलावा इधर उनका ध्यान होगा, इसलिए पहले ही वो पंजशीर पर कब्जा करना चाहते हैं लेकिन नाकाम रहे हैं। तालिबान के दर्जन भर लड़ाके जो है इसमें मारे गए हैं पंजशीर के ऊपरी इलाकों से, जहां नॉर्दर्न अलायंस के लोग मौजूद हैं और उनकी तरफ से जवाबी कार्रवाई की जा रही है। लेकिन तालिबान के फतह में आता हुआ पंजशीर फिलहाल नहीं दिख रहा है आनंद जी। और वहां घुसना बहुत मुश्किल है और इन्होंने वहां पर फोर्टिफिकेशंस भी किए हैं, क्योंकि इतने साल वहां लड़ाई हुई है कि बाहर से अगर मदद ना भी मिले तो भी ये इस तरह की लड़ाई, पहाड़ी लड़ाई में वहां का ताजिक और जो अहमद मसूद के साथ जितने नॉर्दर्न रेजिस्टेंस फ्रंट के जितने लोग हैं, सब बहुत ही काबिल हैं। आगे बढ़ते हैं अखाड़ा में। अफगानिस्तान पर ही नज़र बनाए रखेंगे। वहां तालिबान की बंदूकों में बारूद भरने वाले पाकिस्तान को भी अब तालिबान ने आंख दिखाना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान चाहता है कि ड्यूरेंट लाइन को अफगानिस्तान दोनों देशों का आधिकारिक सीमा मान ले, लेकिन इसके पीछे पाकिस्तान की दलील है कि इस सीमा से बहुत ज़्यादा तस्करी होती है और ड्रग्स की तस्करी रोकने के लिए सीमा पर सख्ती ज़रूरी है। हालांकि बताया जाता है कि पाकिस्तान का असली मकसद ड्यूरेंट लाइन को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिलाना था। इसके लिए पिछले कुछ सालों से पाकिस्तान इस सीमा पर फेंसिंग लगाने का प्रोजेक्ट कर रहा है। अब तक तारबंदी का काम पूरा नहीं हुआ है और तालिबान के नेताओं ने यह कह दिया है कि वो ड्यूरेंट लाइन के विवाद पर पाकिस्तान के रुख से सहमत नहीं है, क्योंकि इस सीमा के दोनों तरफ पश्तून आबादी है। अब वहीं अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद पाकिस्तान का दांव उल्टा पड़ने लगा है। तालिबान को पालने पोसने वाले पाकिस्तान को अब उसकी ये चाल एक बड़ी भूल महसूस होने लगी है, क्योंकि अफगानिस्तान पर कब्जा होने के बाद तालिबान के नेताओं के सुर वैसे नहीं है जैसे होने की उम्मीद पाकिस्तान कर रहा था। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान और पाकिस्तान के बीच सबसे बड़ा विवाद ड्यूरेंट लाइन पर है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच 1894 में सीमा बनी थी, जिससे अंग्रेज अफसर ने इस लाइन को नक्शे पर खींचा था, उसका नाम था हेनरी मोर्टिमर ड्यूरेंट। इसलिए इस लाइन का नाम पड़ गया ड्यूरेंट लाइन।
अफगानिस्तान इस लाइन को दोनों मुल्कों की सीमा नहीं मानता। अफगानिस्तान का कहना है कि ये लाइन पश्तून लोगों को बांटती है। पश्तून लोगों का अफगानिस्तान की आबादी में सबसे बड़ा हिस्सा है, लेकिन जितने पश्तून अफगानिस्तान में हैं करीब उतने ही या उससे भी ज्यादा पाकिस्तान में भी हैं। वो भी अफगानिस्तान की सीमा पर। मेजर जनरल के सिन्हा रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ हैं। जनरल सिन्हा नमस्ते। पश्तून को चुनेगा तालिबान या फिर चुनेगा पाकिस्तान? देखिए नरसिम्हन, ये एक चीज आपको माननी पड़ेगी कि अफगानिस्तान एज ए नेशन, एज हिस्टोरिकली, चाहे वो 1947 में उसने केवल इंडिया को ही रिकॉग्नाइज किया था, पाकिस्तान को उस समय भी रिकॉग्नाइज नहीं किया था। तो डूरल लाइन एक बहुत बड़ा उनके बीच में विवाद है। कोई भी रहे अफगानिस्तान में, कोई भी आवे, अफगानिस्तान के लोग इस चीज को नहीं मानते हैं। वो मानते हैं पैक ऑफ रीजन के अंदर जो पख्तूनिस्तान की बात होती है, जब पख्तूनिस्तान की बात होती है तो बहुत बड़ा इलाका जो पाकिस्तान का है वो मानते हैं कि वो उनका है। और इसी की बहुत बड़ी, अब आप देखिए तालिबान तक इसको कह गया, फॉर्मेशन भी नहीं हुआ गवर्नमेंट, और उन्होंने कहा है कि इस मामले में आपने गलत किया है, ये जो बाड़ा लगाया आपने तारों का वो गलत है। और देखिए ऐसा है कि 97% इन्होंने कंप्लीट कर लिया है। अशरफ गनी की सरकार में जब अशरफ गनी पाकिस्तान आए थे तो ये सवाल उठाया था, वो चुप हो गए थे, पर वहां जाकर के उन्होंने कह दिया कि इसके ऊपर में हम मुसलमान हैं, हमारे बीच में कौन सी दूरी, कौन सा हमारे बीच में ये एक बॉर्डर है, ऐसी बात करके टाल गए थे अशरफ गनी। मगर अफगानिस्तान में यदि आप बच्चे से पूछ लीजिए, सबसे बड़ा मसला डूरल लाइन का है। वो मानते ही नहीं कि ये पाकिस्तान के हिस्से में, और वो बहुत लंबा लाइन है, बलूचिस्तान कहलाता है, खैबर पख्तूनख्वा का इलाका आता है, और ऊपर से जिसको वखान कॉरिडोर की जब बात होती है तो वहां से निकल के नॉर्थ फलिस्तान, फाटा, ये सारा का सारा इलाका आता है जो डूरल लाइन के साथ बनता है। और यही शायद क्या विवाद की बात हो सकती है, क्योंकि एक इंटरेस्टिंग बात यह है जनरल साहब, कोई मुझे ये कह रहा था कि अफगान लोगों का हिंदुस्तान से कभी कोई मसला ही नहीं रहा, पिछले 200 सालों में कभी कोई डायरेक्ट विवाद नहीं रहा, लेकिन पाकिस्तान के साथ मसले कई सारे हैं, खासकर ये जो जमीनी विवाद है, बॉर्डर का इशू है, और ये जो है ये नासूर की तरह उन्हें हमेशा दर्द देता है। तालिबान अगर पश्तून की बात करते हैं, और खासकर ज्यादातर तालिबान तो पश्तून हैं, तो क्या पश्तून के इंटरेस्ट को वो कॉम्प्रोमाइज करेंगे? हक्कानी नेटवर्क की अगर भी बात करें तो उनका भी अगर वजीरिस्तान में इतना ज्यादा उनका काम चल रहा है, सारा कारोबार है, प्रॉपर्टी सब पाकिस्तान में कहते हैं, लेकिन क्या वो अफगान को, पश्तून को ना चुनकर पाकिस्तान को चुनेंगे? आपको क्या लगता है आगे जाकर डायनामिक्स क्या होगा? कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि तालिबान अपने आप को पाकिस्तान की शिकंजों से और पाकिस्तान की इन्फ्लुएंस से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा है। देखिए, ये तो लाइन ऑफ फायर की जब बात होती है तो पाकिस्तान उनके लाइन ऑफ फायर में फर्स्ट है वो। और जो आप बात पूछ रहे हैं कि क्या होने वाला है, आज के दिन में जिस तरह से पाकिस्तान फंसा है इस इलाके में, और इसके ऊपर में मैं बहुत पहले ही बात कर रहा था कि इस इलाके में ऐसा लग रहा है पाकिस्तान और चाइना को भी बहुत बुरी तरह फंसाएगा ये। देखिए मसला क्या है, आपको यदि आप हिस्ट्री में जाएंगे तो फ्रंटियर गांधी जो होते थे वो हमारे महात्मा गांधी के नाम फ्रंटियर गांधी कहा गया था उनको। हाँ, अब्दुल गफार खान। हाँ जी हाँ, वो उस समय अब्सोल्युटली अगेंस्ट थे कि ये चीज होए जमीन के ऊपर में। बलूचिस्तान का अगला मामला है, क्योंकि बलूचिस्तान कभी भी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं रहा है, और बलूच बहुत बाद आकर के उन्होंने किसी तरह एक्सेप्टेंस किया है, जो कि अभी नहीं मानते हैं। तो जब हम बात करते हैं ये पख्तून की, तो पख्तूनख्वा के अंदर में जब आप बात करते हैं, पख्तूनिस्तान की बात करते हैं, तो उस समय वो गांधी जी से लेकर के अब्दुल गफार खान ने ये अपनी रखी थी शर्त कि हम नहीं आएंगे, तो हमने, मगर हमारे लीडरशिप ने उस समय थोड़ा उनको धोखा दिया था। मगर अफगान की जनता, जो काबली वाले की एक कॉन्सेप्ट थी कि कभी देखिए ये पठान जो कहते हैं ये कभी झूठ नहीं बोलते थे, मगर उनको क्या कर दिया कि हर एक बात में झूठ बोलते हैं। और उसके अंदर में सबसे बड़ा जो हक्कानी नेटवर्क है, ये भी आप
ये देखिए, जो हक्कानी नेटवर्क को पाकिस्तान ने खड़ा किया एज ए फ्रंट लाइन, उसका सबसे बड़ा हथियार वही है। और वो भी इसी इलाके में जो पर्तिका का इलाका बनता है, काबुल के पर्तिका का इलाका, उस इलाके में। मगर वो करते करते अभी आप नंगरहार से ऊपर जो इलाका बनता है, उन इलाकों में भी, जो कुनार का इलाका है, उस इलाके में भी ये चले गए हैं। तो जब ये कोहाट की बात करें, पर्तिका, लंगर, तो लंगर पर्तिका बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है पख्तूनख्वास्तान का हिस्से में। और देखिए पूरा का पूरा फाटा एरिया, बलूचिस्तान एरिया, चाहे नॉर्दर्न बलूचिस्तान है, वो क्लेम करते हैं। और इसीलिए वो एक बात को भी ध्यान देते हैं कि किस लिए, जो हम टीटीपी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जब बात होती है, क्योंकि ये शरिया इस्लामिक चीजों को लाना चाहते हैं, जो पाकिस्तान कहीं दिखाना चाहता है कि वो बहुत एडवांस स्टेट है, ऐसा नहीं करता है। जबकि इमरान खान अब तो उसमें पूरे रंगे नजर आते हैं। जी, लेकिन कहीं ना कहीं ये डिफरेंस इनमें ये है कि ये अफगानिस्तान के ऊपर क्या पाकिस्तान को चुनेंगे, या फिर अफगान और अफगान लोगों की जो की ज़रूरतें हैं, या जो उनकी हमेशा से कई 100 सालों से जो उनकी इच्छा रही है, उसको पूरा करने में ये उस पर अपना जोर आजमाएंगे। क्योंकि अब इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे अफगानिस्तान की और अफगान लोगों की है, और पश्तून और वहाँ की जो ट्राइब्स हैं, बाकी जो ट्राइब्स हैं, उनकी जो सेंटिमेंट है उसको आगे रखना पड़ेगा उनको। अगर आपने हक्कानी नेटवर्क की बात की, तो जलालुद्दीन हक्कानी के बाद उनके बेटों के हाथ में है। उसमें से एक है अनस हक्कानी जो कि तालिबान में शामिल है, और दूसरे बेटे हैं सिराजुद्दीन हक्कानी जो पूरे हक्कानी नेटवर्क को चलाते हैं। काबुल पर कब्जे के बाद हक्कानी नेटवर्क के नेता अनस हक्कानी अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में हैं। दावा किया जा रहा है कि नई सरकार के गठन के लिए जारी बातचीत में अनस हक्कानी भी शामिल हैं। तालिबान के टॉप 5 लीडर्स में अनस हक्कानी का नाम शुमार है। नंबर 3 पर जो है शेर मोहम्मद स्तानिकज़ाई, उन्होंने न्यूज़ 18 से पहले भी बात की। अफगानिस्तान से अमरीकी सेना की वापसी के बाद तालिबानी सरकार के गठन को लेकर क्या है प्लानिंग, दुनिया के देशों के साथ कैसे रिश्ते रखना चाहता है तालिबान, ऐसे तमाम मुद्दों पर अनस हक्कानी ने खुद मेरे से ही बात की। देखिए अनस हक्कानी का ये वर्ल्ड एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि भारत के साथ हक्कानी ग्रुप का, आपका और फिर तालिबान का कैसा रुख होगा? नहीं, पहले हक्कानी नेटवर्क के नाम से कोई चीज नहीं है इधर था। सब एक इमारत इस्लामी सारे ममालिक के साथ अच्छे से पॉजिटिव ताल्लुकात के पैरवा है, पॉजिटिव और अच्छे ताल्लुकात चाह रहे हैं। और अगर वो हिंदुस्तान के दूसरे ममालिक के, उससे भी हमारा ख्वाहिश है कि हमारे अंदर जो हमारे दरमियान के मसाइल, उसका हम कोई एक आदमी को, एक ममलिकत को की भी इजाजत नहीं दे सकते कि वो मुदाखला करे, उस तकलीफ करे और नेगेटिव तरीके से कोशिश करे। और हमारे ख्वाहिश इंडियन गवर्नमेंट से भी यही है। उसने जो 20 साल हमारे जो मुखालिफ गवर्नमेंट था, हमारे जो मुकाबले में खड़ा था, उसके साथ उसने सिक्योरिटी और सिक्योरिटी और मिलिट्री साइड में बहुत उसके साथ हेल्प कर दिया, उसने चीज के मुस्तबर कर दिया। इसके बाद हम पुराने बात तो हम याद नहीं करेंगे, लेकिन हमारे इरादा है कि हम सारे और सब ममालिक हिंदुस्तान शमूल सबके साथ अच्छे ताल्लुकात कर पाए। अब इससे पहले तालिबान के राजनीतिक नेतृत्व के नंबर 2 की हैसियत रखने वाले शेर मोहम्मद स्तानिकज़ाई ने भी यहां मेरे साथ बातचीत में कहा था कि वो भारत के साथ पहले की तरह ही अच्छे संबंध जारी रखना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने भरोसा दिया कि भारत के खिलाफ वो पाकिस्तान का साथ नहीं देंगे। देखिए उस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू का एक छोटा सा हिस्सा। Because Mr. Stanikzai, and I'm sure you are also aware of it, that the all-pervading fear across the world, and especially with us here in India, is that Afghanistan should not become a sanctuary for terror groups, for them to come there, use that as a base, and then orchestrate yet another proxy war on our soil, especially outfits like the Lashkar and Jaish, which are openly backed by the ISI in Pakistan. What are your thoughts? There was no threat throughout the history from Afghanistan to our neighbors, including India, and it will not happen at all. There is no doubt there is long dispute, political dispute and geographical dispute between India and Pakistan. We hope these two countries should not
use Afghanistan in their internal fighting which they have. They have a long border among themselves. They can fight among themselves on the border. They should not use Afghanistan, and we will not let anyone, any of these two countries, to use Afghanistan for this. A very strong statement that you will not allow the likes of the Lashkar and the Jaish play in your territory. This is our duty. We will not allow anyone to use the Afghan soil against any countries of the world. अब यही बात जम्मू कश्मीर की अगर बात हो तो हक्कानी नेटवर्क के नेता अनस हक्कानी ने कश्मीर मुद्दे पर तालिबान का पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर को लेकर उनकी क्या सोच है, सुनिए। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि हक्कानी नेटवर्क को और आपको पाकिस्तान का बहुत करीबी माना जाता है। पाकिस्तान जम्मू एंड कश्मीर में खलल कर रहा है, कश्मीर ही उसके लिए एक मुद्दा है। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप के लिए क्या कश्मीर मुद्दा है? क्या आप जम्मू कश्मीर में दखल करेंगे, पाकिस्तान के प्रॉक्सी वॉर की मदद करेंगे? कश्मीर हमारे अफगानिस्तान का जुज़ नहीं है, हमारे पॉलिसी वाज़ेह है। जब कोई चीज हमारे ममलिकत से बाहर है, हमारे ये पॉलिसी है, हम दूसरे ममालिक मामलों में हम मुदाखला नहीं कर सकते। तो आप कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में आप दखल अंदाजी नहीं करेंगे, लश्कर, जैश ऐसे आउटफिट्स को आप पनाह नहीं देंगे, ट्रेनिंग नहीं देंगे, जगह नहीं देंगे? नहीं, ये बात हमने बार बार हमारे जो स्पीकर है इमारत इस्लामी, हमने बार बार इसको रद्द कर दिया। ये एक प्रोपागेंडा है। अनस हक्कानी से जब भारत के हितों से जुड़े कुछ सवाल किए गए तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। भारत का अफगानिस्तान में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, कम से कम 500 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, इसमें से कई सारे पेंडिंग हैं, कुछ पूरे हो चुके हैं। अगर भारत वहां आकर इन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करना चाहता है तो क्या आप इसके लिए भारत की मदद करेंगे, इसकी इजाजत देंगे, ये होने देंगे? ये आने वाले दिनों में इंशाल्लाह इसकी मालूमाती हो जाए। जो आज कल कौन सी पॉलिसी है हम उसके जानते समझते। जो काम मिल्लत और लोगों के लिए खैर के बिना पर किसी ममलिकत ने जो किया है, हम उसको खैर मुकदम कहते हैं। उसके लिए हम इंशाल्लाह और भी हेल्प, अपने हेल्प हर ममलिकत के साथ, अगर वो भारत हो दूसरे हो साथ, हम इंशाल्लाह इस चीजों में हम अपने हेल्प करेंगे। और जो चीज मिलिट्री या अमन, हमारे अमन को खराब नहीं कर सकते, और दूसरा अमन के तकवीत के लिए, उसमें हमारे लिए कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। हम उसके लिए उसकी खैर पाएं। न्यूज़ 18 के इन्वेस्टिगेशन एडिटर मनोज गुप्ता को मैं दाद देना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने शेर मोहम्मद स्तानिकज़ाय, अनस हक्कानी जैसे लोगों से इंटरव्यू को पॉसिबल किया। लेकिन मैं अब सीधा चलते हैं मेजर जनरल के सिन्हा के पास और मैं उनसे जानना चाहूँगा, आपने इन दोनों लोगों की बात सुनी। नेशनल मीडिया भारत के सामने, वर्ल्ड मीडिया के सामने ये कहना कि जम्मू कश्मीर में हम दखल नहीं करने देंगे, नहीं करेंगे, अफगानिस्तान का प्रयोग नहीं करने देंगे पाकिस्तान को कि भारत के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर करे, बहुत बड़ी स्टेटमेंट्स है, खासकर अनस हक्कानी और शेर मोहम्मद स्तानिकज़ाय जैसे लोगों से। जनरल सिन्हा, देखिए आनंद, जो आप कह रहे हैं ये तो तालिबान का स्टैंड 2018 से ही शुरू हुआ, जब ये दोहा में बातचीत शुरू हुई, जब उनको पॉलिटिकल फेस दिया गया कि वो कहीं पर ये नहीं करेंगे। और उसमें सच्चाई इसलिए भी दिखती है थोड़ी सी मुझे अभी फॉर द टाइम बीइंग कि आप एक हक्कानी का बात किया और शेख मोहम्मद सरकजाई का तो बात मेरे को पूरा समझ में आता है कि जो कह रहे हैं वो अंदर से कह रहे हैं, दिल और दिमाग से कह रहे हैं। अनस हक्कानी साहब का भी आपको समझना पड़ेगा, उनकी लाचारियां, उनकी प्रोविजंस। देखिए, सबसे पहले जब 2018 में बात हुई क्वेटा सूरा की, तो पाकिस्तान ने उसको नहीं माना था। मुल्ला ब्रदर उमर और स्ट्रक्चर को आप देखेंगे, अकुनजादा साहब उसके अमीर हो गए, उनके 3 डिप्टी हैं, आपके मुल्ला ब्रदर हैं, एक मोहम्मद याकूब, उनको हम भूल जाते हैं कभी कभी, और फिर एक हक्कानी नेटवर्क अलग है, एब्सोल्युटली स्ट्रक्चर में शामिल नहीं है। याकूब के साथ में मोहम्मद याकूब हैं जो उनके पहले मुल्ला उमर के पुत्र हैं, वो उनके नीचे जितनी तंजीमें थी वो लड़ रही, चाहे वो जिसके हम हमारे जैसे मोहम्मद
हम जिसके बारे में लश्कर तोयबा ये सारे उनके नीचे थे। हक्कानी अकेला ही करता रहा, इसलिए हक्कानी को आप देखिएगा डिफरेंट एक्सेस दिया गया है। तो नंगरहार से होते हुए वो काबुल की तरफ, काबुल की पूरी सत्ता जो है, जो खलील हक्कानी की बात करते हैं, जिसके ऊपर में जो सिराज हक्कानी है, वो अनस के अंकल हैं वो। जी, उनके हंक, और दोनों सिराज हक्कानी जो जलालुद्दीन हक्कानी थे, वो अमेरिकन के सीआईए के सबसे चहेते उनके एजेंट रहे हैं, जो उनके फादर हैं। और जो खलील हक्कानी वो भी सीआईए के एजेंट थे, मगर उन्होंने ऐसा धोखा दिया अमेरिकन ने कि वो उनके जान के प्यासे, और इसलिए उनके ऊपर में भी वही जो 5 मिलियन का है और वो इंचार्ज। यदि इस चीज को आप समझेंगे, और अनस हक्कानी जो हैं ये वहां के जो उनके अरब वाली वाइफ थी जलालुद्दीन हक्कानी, उनके छोटे बेटे, और इनका बहुत अच्छा लिंक है अरब वर्ल्ड से, पैसा उगाते हैं अपने इसके लिए, और पाकिस्तान को भी बहुत पैसा उगा कर दिया है। 20 साल के उम्र में जब ये आए थे तो 5 साल के ये जेल में रहे, और वो बगराम जेल में रहे हैं ये। और इनको 2019 में जब ये बातें चल रही थी तो जो 5000 प्रिजनर किए थे एक्सचेंज, उसमें निकले हैं ये। तो जो कह रहे हैं ये बात, क्योंकि आज तालिबान यदि करेगा तो नहीं आ सकेगा। देखिए, अमेरिका को हम कहते हैं बार बार भाग गया, ये हो गया, मगर अमेरिका ने अपने स्ट्रैटेजी को ही चेंज किया है जी। और कहीं ना कहीं ये अमेरिका ही है जिसने शायद तालिबान को लेजिटिमेसी दी है, तालिबान को ये मौका दिया कि वो अफगानिस्तान पर फिर से काबिज हो, और इतना सारा असला बारूद और कैश भी छोड़कर गए जनरल शेख के किसी ना। मैं बस जल्दी से हमारे दर्शकों को बताना चाहता हूं कि अनस हक्कानी कौन है। अनस हक्कानी हक्कानी नेटवर्क का मुखिया है। अनस हक्कानी पाकिस्तानी नागरिक है। हक्कानी नेटवर्क का आईएसआई और तालिबान से गठजोड़ है। अनस हक्कानी के पिता जलालुद्दीन हक्कानी ने हक्कानी नेटवर्क को बनाया था। अब उसका भाई यानी अनस हक्कानी का भाई सिराजुद्दीन हक्कानी नेटवर्क चलाता है। कई आतंकी हमलों में हक्कानी नेटवर्क का हाथ है। आईएसआई हक्कानी नेटवर्क को हथियार मुहैया करवाती है। हक्कानी नेटवर्क के जरिए अफगानिस्तान में आईएसआई का सीधा दखल है, सीधी दखल अंदाजी है आईएसआई की। जनरल सिन्हा, ऐसे में क्या हक्कानी नेटवर्क आईएसआई से हटकर, पाकिस्तान से हटकर अफगानिस्तान के हित में काम करेगा? उम्मीद बहुत कम है, क्योंकि इनके बहुत अच्छे संबंध हैं अलकायदा से, इवन आइसिस खुरासान से बहुत। जब खुरासान के फाइटरों को जब इन्होंने वहां के जेलों से छुड़ाया, तो वो सीधा क्या सीधा उसमें से एक को मारा, खुरासानी को एक ही मारा गया है, खुरासानी लीडर, और उसको दफनाया गया है। अदरवाइज सारे के सारे छोड़ दिए गए। तो इनका बहुत बड़ा संबंध है, और 20 आतंकवादी संगठनों से जो पाकिस्तान जिसके साथ रखता है, उसके साथ इनका पूरा संबंध है। तो हमें बड़े फूक करके इनकी बातों को हम एकदम साइड नहीं कर सकते। यदि हक्कानी नेटवर्क हमारे साथ आ गया, जैसी बातें हो रही हैं, पाकिस्तान का अंत तो सुनिश्चित समझिए, और हक्कानी नेटवर्क को तालिबान को एडजस्ट करना पड़ेगा, तो उनको ये स्ट्रैटेजी करनी ही पड़ेगी, इसका कोई दूसरा चारा नहीं है। देखिए, जो अमेरिका का एक लास्ट में बताना चाहूंगा कि स्ट्रैटेजी है, जिसके ऊपर में जरा आप ध्यान दीजिएगा। उन्होंने उसको कहते हैं अबव द होराइजन कॉरिडोर, ठीक है, अबव द होराइजन कॉरिडोर। बहुत चर्चा हो रही है सामरिक तरीके से कि उसने कोई अफगानिस्तान को नहीं छोड़ा, उसने बेस बदला है। वो चाहते हैं कि पूरा का पूरा, जो खास करके जो आपने देखा दोहा में, कतर में, ये जगह में, और उसकी जो फ्लीट्स हैं, जो 5 फ्लीट्स में 3 फ्लीट वहां ग्रेविटेट हो रही हैं अब। और आप देखिए, कैलिफोर्निया से वो कंट्रोल करेंगे बाई। अदरवाइज पाकिस्तान ने उसको बेस नहीं दिया, अमेरिका को मांग रहा था, तो वो उसने अपने स्ट्रैटेजी को चेंज किया। मेरे ख्याल से एक स्ट्रैटेजी वर्कआउट हो सकती है। आज के दिन तो अमेरिका को हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि सब नहीं नीचा दिखाना, और हम दिखाना भी चाहिए जिस तरह से वो भागे। जी, आप कह रहे हैं कि एक रिवर्किंग हुई है स्ट्रैटेजी की, और शायद उनको वहां ग्राउंड पर फुट सोल्जर्स की जगह अब हवा में ड्रोन्स और दूर से मॉनिटरिंग, सैटेलाइट से मॉनिटरिंग की तरह, जिस तरह से उन्होंने ड्रोन स्ट्राइक्स किए हैं, शायद आगे भी हम देखें। लेकिन एक जो है रीड्रॉइंग जो हम देख रहे हैं, अफगानिस्तान, पख्तूनिस्तान, बलूचिस्तान, तो पख्तून एक तरफ, बलोच एक तरफ, उधर सिंध में भी अब तो थोड़ा बवाल हो रहा है। तो क्या पाकिस्तान के जो पंजाबी, जो सारी खुराफात की जड़ हैं, वो क्या अब अकेले हो जाएंगे? ये जो ग्रुपिज्म है, ये जो ग्रुपिंग्स हैं, इसकी वजह से क्या आगे जाकर पाकिस्तान में सबसे ज्यादा खलल होगा? और जिसने सबसे ज्यादा यहाँ फसाद किया है, क्या अब वो उसके भुगतने की बारी आ चुकी है? ये बहुत बड़ा सवाल रह जाता है।
मेजर जनरल के सिन्हा, अखाड़ा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर मानसून के बादल जम के बरसे हैं। सितंबर महीने के पहले ही दिन दिल्ली में रिकॉर्ड 112 मिलीमीटर बारिश हुई, जिसने पूरी दिल्ली को तरबतर कर दिया। कुछ इलाकों में सड़कों पर पानी भरने से लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। दिल्ली के सदर बाजार में तो सड़क पर कमर तक पानी भर गया, जिसमें कई गाड़ियां फंस गईं। एक तस्वीर में कुछ लोग सड़क पर फंसी एक गाड़ी को निकालने के लिए उसे धक्का लगाते हुए भी दिखे। इसी तरह आईटीओ पर भी घुटनों तक पानी भर गया था, जिससे वहां लंबा जाम लग गया। मूसलाधार बारिश हो रही है और बारिश के बाद जल भराव कितना हो गया है आप मुझे देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। इस वक्त मैं रिंग रोड से आईटीओ को एक सड़क जाती है वहां पर मौजूद हूँ और देखिए मेरे घुटनों से ऊपर तक पानी आ रहा है और यहाँ पर देखिए किस तरह से बाइक सवार फंस गए हैं और जो बच्चे हैं यहाँ इसमें तैर रहे हैं। ये सड़क को दरिया बना दिया है और आप आगे देखेंगे तो एक कार भी फंसी हुई आपको नजर आएगी। तो आप हालात का अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से जल भराव हो रहा है। देखिए बाइक आप देखेंगे तो आधे से ज्यादा टायर यहाँ पर डूबा हुआ है। कुछ लोग हैं उनसे हम बात करते हैं। भाई साहब कहाँ जा रहे हैं आप? तो फंस गए बीच में। सर मेरे को अपने काम पे निकलना 8 बजे से मैं घर से निकला हुआ हूँ। 8 बजे से निकला पड़ा हूँ, लेकिन अभी तक बारिश रुकने का नाम नहीं ले रहा। बारिश से भी जाएं तो ये पानी भरा पड़ा, इससे जाने में दिक्कत हो रही है पूरी तरह। लेट हो गए आप? मैं पूरे 4 घंटे लेट हूँ। कार देखेंगे तो वो किस तरह से डूबी हुई है और पीछे की तरफ जरा देखिए कि लोग इंतजार कर रहे हैं कि पानी अगर कम हो तो इस सड़क से निकला जाए। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे हालात यहाँ पर बन गए हैं। जावेद मंसूरी का वो रिपोर्ट प्रियंका कांडपाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। प्रियंका, कहां पर हैं आप? आनंद, मैं लुटियन जोन में हूँ। ये रायसीना रोड है, ये जंतर मंतर रोड की तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ आप देखिए कि किस तरह पूरी सड़क पर पानी भरा हुआ है। सड़क कहाँ है, फुटपाथ कहाँ है, इसका डिफरेंस ही मालूम नहीं चल रहा है, क्योंकि पानी फुटपाथ के भी लेवल से ऊपर आ गया है। यहाँ पर तमाम गाड़ियाँ जो हैं किस तरीके से सावधानी से चल रही हैं। पानी ही पानी रायसीना रोड पर, जंतर मंतर रोड पर, ऐसे जगहों पर जहाँ पर MP रहते हैं, जहाँ पर बड़े अधिकारी रहते हैं, ये हाल उन सड़कों का भी है। दिल्ली में ITO की बात करें, प्रगति मैदान की बात करें, एम्स की बात करें, रोहिणी की बात करें, हर जगह जल भराव की तस्वीरें देखने को मिल रही है। लेकिन ये जगह खास है, लुटियन जोन, और ये हालात वहां पर बने हुए जहां पर देख रहे हैं बाइक वाले पैर ऊपर करके बाइक चला रहे हैं, लोग किनारों से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। सड़क और जो रास्ता है कहाँ पर क्या है कुछ समझ नहीं आ रहा। यहाँ आप देखें पर प्रियंका, एक बात यह है कि घंटे भर से तो बारिश थम गई है, तो ये पानी जल भराव जो है, ये पानी का लेवल उतर नहीं रहा, तो ये तो फिर सैनिटेशन और ड्रेनेज की प्रॉब्लम हो गई। ये तो इसलिए नहीं कि बारिश मूसलाधार हो रही है। नालियां यहाँ बनी होती हैं जी, बिल्कुल, क्योंकि जो सड़कें हैं उनकी साइड में ड्रेनेज सिस्टम होता है, नाले होते हैं जिनमें से सिल्ट निकालनी होती है, गाद निकालनी होती है। चौड़ी सड़कों में ये काम PWD का होता है, पतली सड़कों में, गलियों में ये काम MCD का होता है। और यही कारण है कि कहीं सफाई ना होने की वजह से आधे घंटे में जल भराव की स्थिति बार बार बन जा रही है। यहाँ पर भी यही देखने को मिल रहा है। हालांकि यहाँ अभी कुछ देर पहले पंप लगाने के लिए लोग आए थे, पर एक बार पंप लगकर जा चुका है, सक्शन पाइप जो पानी खींचता है, लेकिन उसके बाद भी स्थिति बहुत ज्यादा बदली नहीं है। ये आप IYC का ऑफिस देख रहे हैं, उसके बाहर तक अगर आप देखेंगे तो गेट तक पानी आपको नजर आ रहा है, जो शख्स वहां से बाहर निकल कर आ रहे हैं, ऑफिस के अंदर तक पानी भरा हुआ है। तो ये तस्वीरें दिल्ली के लुटियन जोन की है, लेकिन पूरी दिल्ली की तस्वीरें यहाँ से अलग नहीं है। हर जगह जल भराव, जल जमाव की स्थिति ऐसे ही देखने को मिल रही है। जी, दिल्ली में भी एक पोर्ट ट्रस्ट की जरूरत है शायद मानसून के काल में, क्योंकि हर बार का यही हाल है। गुड़गांव में भी ऐसा ही सूरत हाल है। सुबह से हो रही मानसून की बारिश से दिल्ली NCR के इलाके तरबतर हैं। कई इलाकों में पानी भरने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कुछ जगहों पर तो भारी बारिश की वजह से पेड़ भी अपनी जगह से उखड़ गए। इसी से जुड़ी 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर दिल्ली के जनपद की है और दूसरी तस्वीर दिल्ली के लोधी रोड की है। दोनों ही जगह पर पेड़ अपनी जगह से उखड़ गए। फिलहाल हम पूर्वी दिल्ली के वसुंधरा एनक्लेव इलाके में हैं। लगातार रात से बारिश हो रही है दिल्ली में, सुबह से भी बारिश हो रही है और यहाँ पर
एक पेड़ जो है वो गिरा हुआ, जिसकी वजह से सड़क पूरी तरह से बंद है। यहाँ जो गाड़ियाँ आ रही है वो वापस घूमकर दूसरी सड़कों से होकर गुजर रही हैं। सड़क पूरी तरह से बंद है। एक बड़ा पेड़ है जो कि गिरा हुआ है और यहाँ पर कुछ लोग जो हैं आए हुए हैं, फिलहाल राहत कार्यों में लगे हैं। पेड़ की टहनियों को काट कर इसे हटाने की कोशिश की जा रही है। कुछ एक मोटरसाइकिल वाले हैं जो कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक टहनी को, पेड़ की एक छोटी डाल को काटा गया है, तो फुटपाथ जो है वो शुरू हो पाया है। वहाँ से मोटरसाइकिल वाले गुजर रहे हैं। बाकी गाड़ियाँ आपको हम दिखाना चाहेंगे कि ये देखिए गाड़ियाँ जो आ रही हैं वो वापस घूम कर जा रही हैं, क्योंकि ये सड़क जो है पूरी तरह से बंद हो चुकी है। काफ़ी पॉपुलर ये इलाका है, पूर्वी दिल्ली का रिहायशी इलाका है और यहाँ कई सारे अपार्टमेंट्स बने हुए हैं, तो जो लोग यहाँ रहते हैं उनके लिए मुसीबत है। सामने आप देख सकते हैं कि जलभराव बहुत ज़्यादा है। जो गाड़ियाँ यहाँ से गुजर रही हैं उनके लिए भी मुसीबत है। लगातार हो रही बारिश से दिल्ली के कई इलाकों में जलभराव हुआ है, जिसकी वजह से गाड़ियाँ जो हैं वो धीमी रफ्तार से चल रही हैं। फ़िलहाल अभी भी तेज़ बारिश हो रही है और ये बारिश दिल्ली को कहाँ तक डुबाएगी ये देखना होगा, क्योंकि जितने इलाके दिल्ली के ऐसे हैं जो थोड़े निचले इलाके हैं वहाँ पानी भरा हुआ है और उसी का नतीजा है कि ऐसे पेड़ जिनकी जड़ें कमज़ोर हैं, जहाँ जड़ों के अंदर पानी ज़्यादा चला गया, मिट्टी को बहा दिया, इरोजन के बाद मिट्टी कमज़ोर हुई और पेड़ जो है वो पूरी तरह से सड़क पर गिरा हुआ है। राजेश के साथ चंदन जजवाड़े, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। दिल्ली और गुरुग्राम में तो भारी वर्षा की वजह से हालात खराब हो चुके हैं। सड़क तालाब बन चुकी हैं जिसमें कई गाड़ियां फंस गईं। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर दिल्ली के धौलकुआं इलाके की है, जहां सड़क पर भरे पानी में कार में कुछ लोगों को धक्का मारना पड़ रहा है। वो धक्का मारते हुए कार को ले जा रहे हैं लेकिन खुद पानी में ही डूबे हुए हैं। दूसरी तस्वीर गुरुग्राम की है। यहाँ भी कुछ लोग सड़क पर कार फंसने के बाद उसे धक्का मार रहे हैं। अब जरा दिल्ली की सुनहरी बाग रोड से आई इन तस्वीरों को भी देख लीजिए। सड़क जैसे तालाब बन गया। बारिश की वजह से हर तरफ से पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। दिल्ली के सुनहरी रोड पर है। सुबह से हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से सड़क पूरी तरह से तालाब बन चुकी है। आप दूर तक देख सकते हैं, इतना भारी जो यहाँ पर पानी आप दिखाई दे सकता है आपको। पानी दूर तक आपको पानी ही पानी दिखाई देगा, क्योंकि ये सड़क जो है सुबह से तालाब में तब्दील हो चुकी है। आसपास की जो सीवर लाइन थी वो चौक हो चुकी है, जिसकी वजह से सड़क पर इस तरह से पानी भरा हुआ है। सुबह से वाहनों को जो है काफ़ी परेशानी हो रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो वाहन है वो रेंग कर चल रहे हैं। ये दूर तक देखिए, ये हाल दिल्ली की उस सड़क का है जहाँ से कमोबेश हर वक्त राजनेता गुजरते हैं, अधिकारी गुजरते हैं, उसके बाद भी इन सड़कों का ये हाल है। और सुबह से ये यहाँ पर पानी भरा हुआ है। इसकी निकासी का कोई इंतजाम यहाँ पर नहीं दिखाई देता है। सुबह से ये बारिश लोगों का पीछा तो छोड़ नहीं रही है, वहीं साथ ही लगातार तेज होती जा रही है। और यही वजह है कि दिल्ली की कई सड़कों पर इस तरह से सड़कें जो है वो तालाब में तब्दील होती दिखाई दे सकती है। प्रॉब्लम बारिश की है या ड्रेनेज की, सैनिटेशन की, सही इंतजामात की, या फिर आप दिल्ली वासियों के लिए यही ठहर गई है कि भाई स्टीयरिंग घर पे छोड़िए, चप्पू लेकर निकलिए बाहर। अब जरा दिल्ली के शास्त्री भवन के इलाके से आई इन तस्वीरों पर भी नजर डाल लीजिए। बारिश की वजह से सड़क पर जाम लगा है, जिससे ऑफिस जाने वाले लोगों को काफी दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हम इस वक्त दिल्ली की सड़कों पर ये देख रहे हैं कि बारिश कहां पर हो रही है और इसका जायजा लेने के लिए इस वक्त हमारी टीम ठीक शास्त्री भवन के सामने से जा रही है। और आप देख सकते हैं क्योंकि वाहनों की जो रफ्तार है वो धीमी है। जैम की स्थिति कई जगह पर दिल्ली के इलाकों में देखी जा रही है। आप देख सकते हैं भारी मूसलाधार बारिश इस वक्त दिल्ली की सड़कों पर दिख रही है, क्योंकि हमारे वाहन चालक भी धीमी गति से इसलिए चला रहे हैं लाइट जला के, क्योंकि सबसे बड़ी परेशानी इस वक्त बारिश की वजह से हो रही है। काफ़ी तेज़ बारिश है जिसकी वजह से वाहनों की रफ्तार धीमी है, जगह जगह पर पानी भरा हुआ है। और उसके साथ ही अगर दिल्ली के कई इलाकों की बात करें तो इस तरह की मूसलाधार बारिश दिल्ली के हर इलाके में सुबह से देखी जा सकती है। मौसम विभाग ने भी ये चेतावनी दी है कि जो बारिश है वो कई सालों बाद इस तरह से रिकॉर्ड तोड़ हो रही है। और ये बारिश एक दिन पहले भी हुई थी, लेकिन आज भी सुबह से लगातार बदस्तूर जारी है। और आप देख सकते हैं तेज वाइपर चलने के बाद भी आप बारिश के जो छींटे हैं वो शीशे पर देख सकते हैं। और इसी वजह से रफ्तार जो है वाहनों की धीमी है और जगह जगह पर इसकी वजह से जैम लगा हुआ है। वाहन जो लोग सुबह अपने दफ्तरों को जाते हैं या अपने काम के लिए निकलते हैं, आज उनको भारी बारिश का सामना करना पड़ रहा है। और यही वजह है
कि ये बारिश इसी तरह से अगर दिन भर चलती रही तो दिल्ली में आज दिन भर लोगों के लिए मुश्किल हालात पैदा होंगे। कैमरामैन नसीब सिंह के साथ दीपक बिष्ट, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। शुक्र है कोविड की वजह से वर्क फ्रॉम होम की तो आजकल एक प्रचलन है, लेकिन जो व्यवसाय के लोग हैं उनका तो बिजनेस ठप हो गया, घर पे ही रहना पड़ेगा। दिल्ली के साउथ एवेन्यू से आई इन तस्वीरों पर नजर डालिए। ये इलाका राष्ट्रपति भवन के पास का है, जहां कई सांसदों के आवास हैं, मतलब वीआईपी इलाका है। लेकिन यहां भी भारी वर्षा की वजह से एक सड़क और उसके आसपास के इलाके में बारिश का पानी भर गया, जिसके बाद पानी निकालने के लिए सड़कों के बीचों बीच बने डिवाइडर उनको तोड़ दिए गए। दिल्ली की एक और तस्वीर है। हमारे ठीक पीछे राष्ट्रपति भवन है और राष्ट्रपति भवन के सामने ये जो है साउथ एवेन्यू का इलाका है। तमाम एमपीज़ के यहाँ पर फ्लैट्स होते हैं, एमपीज़ की रिहाइश यहाँ पर रखी गई है। लेकिन उनके बाहर जो सड़क है, फ्लैट्स के बाहर की जो सड़क है, उसकी हालत आप देख लीजिए, पोखरे में तब्दील हो चुकी है। सड़क पूरी तरह से पानी में डूबी हुई है। आप देख रहे हैं कि जो गाड़ियाँ यहाँ चल रही हैं, चाहे वो 2 व्हीलर्स हों या 4 व्हीलर्स हों, उनके पहिए पूरी तरह से पानी में डूबे हुए हैं। ये बता रहा है, ये तस्वीर हमें बता रही कि दिल्ली में किस तरह की बारिश हुई है देर रात से लेकर के सुबह तक। अभी भी जो हम देख रहे हैं कि थोड़ी थोड़ी बारिश लगातार हो रही है, रुक रुक कर हो रही है, जिसकी वजह से ये पानी जो है कम नहीं हो पा रहा है और ये सड़क पूरी तरह से पानी में डूबी हुई है। इसके बाद अगर हम बात करें, सामने की तस्वीर आप देख सकते हैं कि ये जो कॉलोनी है, ये जो साउथ एवेन्यू का इलाका है, यहाँ पर जो फ्लैट्स है उसके साथ जो सर्विस रोड बनी हुई है, वहाँ पर भी पानी पूरी तरह से भरा हुआ है। जो भी एमपीज़ यहाँ रहते हैं, बाकी लोग रहते हैं, उनके लिए बिल्कुल मुसीबत है कि घरों के अंदर, फ्लैट्स के जो गेट है उसके अंदर भी पानी घुस गया है। लोग काफ़ी ज़्यादा त्राहिमाम कर रहे हैं। बारिश ने जो हालत कर रखी दिल्ली के कई पॉश इलाकों की, तो ये तस्वीर गवाही दे रही है कि दिल्ली में कितनी बारिश हुई है और लोगों को कितनी परेशानी हुई है। घर से काम कीजिए, चाय की चुस्की, गरम गरम पकोड़े और फिर बारिश का मजा भी लीजिए। लेकिन न्यूज़ 18 इंडिया जरूर देखिए, क्योंकि यहाँ हम पूछेंगे जरूर कुछ सुलगते सवाल पीडब्ल्यूडी और एमसीडी से। अखाड़ा में वक्त हो चला है आपसे नमस्ते कहने का। खबरें जारी रहेंगी न्यूज़ 18 इंडिया पर। रितिका के साथ बने रहिए।